दोस्तों, एक लड़की पढ़ाई में बहुत ज़्यादा तेज थी। इंटरमीडिएट उसने 95 अंकों के साथ उत्तीर्ण किया था और इंटरमीडिएट उत्तीर्ण करने के बाद ग्रेजुएशन में वह दाखिला लेती है और ग्रेजुएशन भी एक अच्छे अंकों के साथ उत्तीर्ण हो जाती है। और उसके बाद उसका एक ड्रीम होता है कि वह यूपीएससी करके एक आईएएस अधिकारी बन जाए। लेकिन उसके इस ड्रीम को उसके घर वाले, जो कि थोड़ा सा कम पढ़े लिखे होते हैं, उसके इस भावनाओं को समझ नहीं पाए और समय से पहले, मतलब यूं कहें कि जैसे ही उसका ग्रेजुएशन फाइनल हुआ, उसकी जल्द ही शादी करा दी। जब वह ससुराल गई और वहां जाके वह अपनी पढ़ाई आगे करने की इच्छा अपने सास ससुर से जताई, अपने पति को बताई, लेकिन उसके सास ससुर भी उसके इस इच्छा को दबा दिए और यह कहने लगे कि पढ़ लिख कर कौन सा तुमको कलेक्टर बनना है, जितना पढ़ाई लिखाई करना था उतना तो कर ली हो। अरे पढ़ लिख के करना क्या होता है, घर का काम काज होता है वह तो तुम कर ही लोगी और उसके लिए तुम कैपेबल हो, उतना पढ़ाई तुम कर चुकी हो, तो फिर जरूरत क्या है आगे पढ़ाई करने का। उन्होंने साफ साफ मना कर दिया। जब वह अपने पति से इस मैटर पर बात करना चाहिए तो पति भी अपने पेरेंट के खिलाफ नहीं गया और वह भी नहीं चाहता था कि वह उसकी पत्नी पढ़े और अपने सपनों को एक नई उड़ान दे सके, क्योंकि शुरू से ही उस लड़की का ड्रीम था कि वह बिल्कुल इस बात के लिए प्रयासरत थी कि वह यूपीएससी निकालेगी और यूपीएससी निकालने के बाद वह एक आईएएस अधिकारी बनेगी। उसकी एक ख्वाहिश थी शुरू से ही, लेकिन ना तो उसके अपने घर में उसको इस बात के लिए किसी ने सपोर्ट किया और ना ही जब वह ससुराल गई तो वहां पर उसका कोई किसी ने सपोर्ट किया। यहां तक कि उसके पति भी उसका सपोर्ट नहीं किए। जब उसको लगने लगा कि अब शायद वह आगे नहीं पढ़ पाएगी, अब आगे नहीं बढ़ पाएगी, तो अंत में उसने एक फैसला लिया। अब ये फैसला उस समय उसका लेना सही था या नहीं था, अपने दिल पर पत्थर रख के उसने फैसला लिया कि मुझे अब इस घर में नहीं रहना है, मुझे अब तलाक लेना है। वह तलाक का एक अर्जी एक फैमिली कोर्ट में फाइल कर देती है। फाइल करने के बाद वह जी जान से पढ़ाई में जुट जाती है। रात दिन एक करके वह मेहनत करने लगती है। एक दिन वह समय आता है जब वह यूपीएससी करने के बाद वह अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही, जो कि आमतौर पर कम होता है, फर्स्ट अटेम्प्ट में ही वह ना तो सिर्फ यूपीएससी कंप्लीट करती है बल्कि एक अच्छा रैंक आता है और अच्छा रैंक आने के पश्चात एक जिले का कलेक्टर बन जाती है। यकीन मानिए, जब इस पूरे दुखद और रहस्यमय घटना को आप सुनेंगे तो आपकी आंखों से आंसू निकल आएंगे। तो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल। एक बार फिर से आप तमाम लोगों का स्वागत है स्टोरी बाई क्राइम 100 की इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से फिर वही रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। और जिन भी लोग अपना नाम बुलवाना है वह कमेंट बॉक्स में अपना नाम जरूर लिखें और कहाँ से हैं यह भी लिखें। तब तक ज़्यादा देरी ना करते हुए कहानी में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, यह सच्ची घटना उत्तर प्रदेश के कानपुर की है। जब वह अनुराधा नाम की एक लड़की आईएएस कंप्लीट करने के बाद जब ज्वाइनिंग के उद्देश्य से वह उस जिले में पहुंचती है तो उस जिले के जो कलेक्टर ऑफिस में एक गहमा गहमी का माहौल था। सब लोग बड़ा बेसब्र से अपने नए मैडम, अपने नए कलेक्टर साहिबा का उस ऑफिस में फूलों का गुलदस्ता लेके इंतजार कर रहे थे। जैसे ही 10 बजता है, 10 बजे के लगभग कलेक्टर साहिबा सफेद कलर की गाड़ी आके गेट पर लगती है। उसके पीछे सुरक्षा गार्ड की भी गाड़ियां होती हैं, रेड लाइट लगा होता है उसके गाड़ी में। और जैसे ही वह उस गाड़ी से उतरती हैं, वह ब्लू कलर की एक साड़ी, पावर का एक चश्मा अपनी आंखों में, हाथ में एक घड़ी और दूसरे हाथ में एक डायरी, उस मैडम को देखने के बाद ऐसा प्रतीत हो रहा था कि सचमुच कोई एक सभ्य और शालीन औरत बिल्कुल ऑफिस की ओर बढ़ते हुए आ रही है। सब लोग उसके उस अंदाज का पहले ही नजर के कायम हो गए थे। जैसे ही वह धीरे धीरे आगे बढ़ी तो उस ऑफिस के जो बड़े बाबू थे वहां पर पहुंचते हैं, गाड़ी का गेट खोलते हैं और गेट खोलने के बाद उसको एक बड़ा था गुलदस्ता देते हैं और उस गुलदस्ते को लेकर मैडम साहिबा बड़े बाबू का अभिवादन स्वीकार करती हैं। धीरे धीरे वह आगे बढ़ती जाती हैं। जैसे जैसे वह आगे बढ़ रही थी, जितने भी ऑफिस के कर्मचारी थे, जितने भी ऑफिस के स्टाफ से, सब लोग एक लाइन में खड़े थे। सब लोग बारी बारी से फूलों का गुलदस्ता लेकर मैडम साहिबा का बड़े ही गर्मजोशी के साथ स्वागत कर रहे थे, अभिवादन कर रहे थे, वंदन कर रहे थे। एक खुशी का माहौल था। सब लोग के मन में एक बेकरारी थी कि आखिर यह मैडम जो आई हैं, इनका व्यवहार कैसा होता है, ये अपने कार्यकाल में किस हद तक आगे बढ़कर काम करती हैं।
सबके मन में एक अलग ही प्रकार का जिज्ञासा थी। 2-4 दिन बीत जाता है, मैडम भी अपने काम को व्यवस्थित तरीके से संभाल लेती हैं। इधर ऑफिस के जो भी स्टाफ होते हैं वह लोग भी अपने काम में लग जाते हैं। मैडम जैसे ही 10 बजे के लगभग आती हैं, आने के बाद पूर्व वह हाल में जाती हैं, सब अपने स्टाफ को वहां पर बुलाती हैं और सबको एक बार गुड मॉर्निंग बोलती हैं, सबका अभिनंदन स्वीकार करती हैं और इसके बाद वह अपने केबिन में जाकर अपना काम करने लगती हैं। और इधर जो ऑफिस के स्टाफ होते हैं, जो कर्मचारी होते हैं, वह लोग भी अपना अपना काम करने लगते हैं। एक बड़ा ही खुशनुमा माहौल उस ऑफिस का बन चुका था। इसके पहले जो अफसर थे उनके पास जाने से पहले लोगों को डर लगता था, सब लोग उसके पास पहुंच ही नहीं पाते थे। उनको डर होता था कि कहीं कलेक्टर साहब उसको डांट ना दें। लेकिन मैडम सबसे बड़ा ही सहज तरीके से रहती थी, सबके साथ शालीन तरीके से रहती थी और सब लोग उसके शालीनता का, सब लोग उसके सहजता का बड़ा ही दीवाने हो गए थे। और बहुत ही कम समय में अपने स्टाफ का, अपने कर्मचारियों का मैडम ने दिल जीत लिया था। यूं कहें कि मैडम के इस अंदाज का सब लोग दीवाने हो चुके थे। एक दिन परिचय का दौर शुरू हो रहा था, सब लोग वहां पर पहुंचे हुए थे। बड़े बाबू सबसे पहले परिचय करवाते हैं, सब लोग अपना नाम और पद का नाम लेते हैं और जब परिचय कराते कराते लास्ट में एक शख्स होता है जिसका नाम प्रेम सिंह सैनी होता है। जब उसके पास मैडम पहुंचती हैं तो बड़े बाबू को मना करती हैं कि इनका परिचय इनको खुद देना पड़ेगा, इनका परिचय आप मत करवाइए। तब प्रेम सिंह सैनी कहते हैं कि मेरा नाम प्रेम सिंह सैनी और मैं इसी ऑफिस में क्लर्क हूँ, और यह बोल के वह अपना सर झुका लेते हैं। मैडम जैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़ती हैं, वह तुरंत वहां से उसी समय प्रेम सिंह सैनी ऑफिस से बाहर चले जाते हैं, मानो गुस्सा से बाहर चले गए हो। उनके इस तरह से जाना वहां पर जितने भी कर्मचारी मौजूद थे, बड़े बाबू थे, उन सबको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। अगले दिन प्रेम सिंह सैनी अपने ड्यूटी पर नहीं आता और वह जो बड़े बाबू होते हैं उनको इस बात की सूचना दे देता है कि हमारी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है और हम ड्यूटी ज्वाइन नहीं कर सकते हैं, हम 3-4 दिन बाद आएंगे। मैडम ने बड़े ही बेबाकी के साथ सबका भरोसा और विश्वास जीत लिया था। सब लोग बड़े निडरता से, बड़े ही निर्भीकता से मैडम से आंखें मिलाकर बात किया करते थे और उनके साथ जो भी समस्या होती थी वह अपने मैडम से, अपने कलेक्टर साहिबा से उस बात को वह लोग बताते थे। लेकिन प्रेम सिंह सैनी एक ऐसा शख्स था जो उस मैडम से नज़र मिलाने से कतराता था। मैडम उससे नज़र तो मिलाना चाहती थी लेकिन प्रेम सिंह सैनी अपना नज़र नीचे झुका लेता था। इधर 3-4 दिन बीत गए थे। 3-4 दिन जब बीत जाते हैं, जब मैडम को प्रेम सिंह सैनी उस ऑफिस में नहीं दिख रहा था, 3-4-5 दिन हो गए। क्या बात है, पता करिए, क्या प्रेम सिंह सैनी ने छुट्टी लिया है, प्रेम सिंह सैनी ने कोई अर्जी दी है, कोई एप्लीकेशन लगाया है? तब बड़े बाबू कहते हैं कि नहीं, इसके पहले वह छुट्टी में गया था, उस समय वह एप्लीकेशन दिया था, लेकिन इस बार वह बिना कुछ बोले, बिना कुछ कहे वह 3-4 दिन से नहीं आ रहा है। ऐसा उसने कुछ भी नहीं किया। उसके बाद प्रेम सिंह सैनी को सूचना दी जाती है कि मैडम आपसे मिलना चाहती हैं, जल्द से जल्द आ जाइए। प्रेम सिंह सैनी को बुलाया जाता है। प्रेम सिंह सैनी उस ऑफिस में जाकर मैडम के पास नजर झुका के खड़ा हो जाता है। इसके बाद मैडम उसको देख के बोलती हैं कि मिस्टर प्रेम सिंह सैनी, आपका यह आदत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। यह आपका घर नहीं है, यह एक सरकारी ऑफिस है। यहाँ का कुछ रूल है, रेगुलेशन है, यहाँ के कुछ प्रोटोकॉल हैं और उसको फॉलो करके हर लोगों को यहाँ पर काम करना होता है। अगर आपको फॉलो नहीं करना है तो आप रिजाइन देकर चले जाइए, लेकिन बिना किसी सूचना के साथ अगर गए आज के बाद तो फिर मैं आपके खिलाफ एक्शन भी लूंगी। वह प्रेम सिंह सैनी कुछ नहीं बोल रहा था। मैडम के इस बात का मानो कोई प्रभाव उसके ऊपर नहीं पड़ रहा था। जब मैडम को लगा कि प्रेम सिंह सैनी मेरे इस बात को इग्नोर कर रहा है, नज़रअंदाज कर रहा है, तब वह थोड़ा सा गुस्सा जाती है। नाराजगी के साथ भरे स्वर में कहती है कि मिस्टर प्रेम सिंह सैनी, मैं तुम्ही से बोल रही हूँ। अभी तक जो मैं बोल रही हूँ शायद आपके कानों तक यह बात पहुँच रही है या नहीं पहुँच रही है। तब प्रेम सिंह सैनी अपना नज़र गुस्से से ऊपर उठाता है और उठाकर कहता है कि मैडम, मैं एक सरकारी सेवक हूँ, मैं किसी व्यक्ति विशेष का गुलाम नहीं हूँ। जो मैं किसी व्यक्ति विशेष के कहने पर आऊँ, मेरी छुट्टी भी बची हुई थी तो मैं नहीं आया, और जहाँ मुझे इस बात की सूचना देनी चाहिए मैं ऑलरेडी मेल कर चुका हूँ। और इतना बोल के मानो गुस्सा करके वहाँ से निकल जाता है। इसके बाद कलेक्टर साहिबा अपने ऑफिस में बड़े बाबू को बुलाती हैं और प्रेम सिंह सैनी को पता करने की कोशिश करती हैं।
कि आखिरकार इसका व्यवहार ऐसा क्यों है। इस बात पर बड़े बाबू कहते हैं 2 साल से प्रेम सिंह सैनी की यहाँ पर पोस्टिंग है। प्रेम सिंह सैनी यहाँ पर काम कर रहे हैं, ना तो किसी से इनकी दुश्मनी है और ना ही किसी से यहाँ पर दोस्ती है। वह अपने काम के प्रति समर्पित रहते हैं, वह अपना काम करते हैं, समय पर काम करते हैं और समय से काम करने के बाद वापस चले जाते हैं। उसी ऑफिस में एक सीनियर अधिकारी था जिसका नाम वर्मा था। उसका काम था कि कोई भी जब टेंडर होता है और टेंडर का जब अप्रूवल होना होता है, उस अप्रूवल लेटर पर वर्मा के सिग्नेचर के बिना उस टेंडर का अप्रूवल होना नामुमकिन था। ऐसा भी बताया जा रहा था कि कलेक्टर साहिबा के आने से पहले वहां के जो पहले कलेक्टर थे उनका भी कमीशन हर एक टेंडर के साथ जुड़ा होता है। मतलब यूं कहें कि टेंडर पास होने के नाम पर एक अच्छी खासी मोटी कमाई का स्रोत वहां के अधिकारियों की बन गई थी। कलेक्टर साहिबा को इस बात की जानकारी हुई, उसने वर्मा के ऊपर नकेल कसना प्रारंभ कर दिया। जब वर्मा को लग गया कि अब मैडम हमारे ऊपर नकेल कस रही हैं, तो वह मैडम साहिबा के उस व्यवहार से बिल्कुल भी खुश नहीं था। एक दिन की बात है, एक टेंडर आया था किसी नदी का। उस टेंडर को वेरीफाई करने के बाद मैडम साहिबा को ऐसा लगा कि शायद गलत तरीके से उस टेंडर को पास करवाया जा रहा है, तो मैडम ने उस टेंडर को भी रिजेक्ट कर दिया। और जब उस टेंडर को रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि वह टेंडर वर्मा के अप्रोच में आया था, तो वर्मा बड़ा ही नाराज हुआ। वर्मा को गुस्सा आया। जैसे ही वर्मा अपने ऑफिस में पहुंचता है, ऑफिस में पहुंचने के बाद मैडम को भला बुरा बोलने लगता है। ऑफिस में पूरा शोर शराबा करने लगता है। क्योंकि वह सीनियर अधिकारी था तो उसको भी कुछ ना कुछ पावर था। उस पावर का वहां पर वह मिसयूज करने लगा और सबको बड़े ही गंदे तरीके से वहां पर सुनाने लगा। क्योंकि मैडम अपने केबिन में थी, मैडम उसके इस बात को सुन नहीं रही थी। जितने भी कर्मचारी थे सब लोग सिर्फ उसकी बातों को सुन रहे थे, कोई उसका विरोध नहीं कर रहा था। क्योंकि वहां पर उसी ऑफिस में एक क्लर्क के पद पर प्रेम सिंह सैनी भी था और प्रेम सिंह सैनी कोई और नहीं बल्कि वह उस मैडम का, उस कलेक्टर साहिबा का तलाकशुदा पति था। क्योंकि वह उसकी पत्नी थी, इसलिए उसको यह बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुआ और वह इस बात का विरोध किया। वर्मा को बोला कि वर्मा जी आप शब्द क्यों बोल रहे हैं मैडम को। तब वर्मा उसके उस बात को बिल्कुल नहीं समझा और भला बुरा प्रेम सिंह को सुनाने लगा। काफी ज्यादा जब बात बढ़ गया तो दोनों के बीच हाथापाई की नौबत भी आ गई। तो जो उस ऑफिस के कर्मचारी थे, जो स्टाफ थे, इस बीच में पहुंच के दोनों के बीच बचाव का काम किए। काफी जब शोर शराबा होने लगा, इस बीच मैडम को अपने केबिन से बाहर आना पड़ा। और जब मैडम अपने केबिन से बाहर आती हैं, वहां के माहौल को देखती हैं और जैसे ही मैडम पर सब स्टाफ का वहां पर नजर पड़ता है, सब लोग चुप हो जाते हैं, मानो कुछ हुआ ही नहीं। फिर मैडम अपने केबिन में बड़े बाबू को बुलाती हैं और बड़े बाबू को बुलाकर मामले को जानने की कोशिश करते हैं। तब बड़े बाबू कहते हैं कि वर्मा जी आपको अब शब्द बोल रहा था। और जब प्रेम सिंह सैनी ने इस बात का विरोध किया, उसके बाद भी वर्मा जी उसको बहुत बुरा भला बोलने लगे, तमाम तरह की बातें हुई। इसके बाद वह बड़े बाबू को अपने ऑफिस से बाहर करती हैं और इसके बाद बोलती हैं कि आप प्रेम सिंह सैनी को मेरे पास भेजिए। प्रेम सिंह सैनी अभी भी वैसे ही जाता है और उसी तरीके से बात करता है जैसे कि पहले कर रहा था। अपनी नज़र को नीचे झुकाए हुए होता है और झुका के कहता है कि जी मैडम बताइए क्या बात है, मुझे आपने क्यों बुलाया। तब मैडम कहती हैं कि प्रेम सिंह सैनी यह कोई आपका घर नहीं है, यह कोई रोड नहीं है कि जब मन हुआ जिसके साथ हुआ लड़ाई कर लिए, झगड़ा कर लिए। आपको कौन अधिकार दिया है इस प्रकार से लड़ाई झगड़ा करने का, इस तरह से ऑफिस में शोर शराबा मचाने का, ऑफिस का माहौल खराब करने का। यह भी वार्निंग दे देती हैं कि नेक्स्ट टाइम से अगर ऐसा कुछ होता है तो मैं आपको सस्पेंड कर दूंगी सीधा। तब प्रेम सिंह सैनी अपना नजर ऊपर उठाता है और कहता है कि आप मुझे सस्पेंड कर दीजिए या फिर मुझे आप ट्रांसफर कर दीजिए, जो करना है कर दीजिए, लेकिन आप भले ही हमसे तलाक ले चुकी हैं, आप भले ही हमसे दूर जा चुकी हैं, लेकिन मैं आपको अपने दिल में अभी भी रखता हूं और अभी भी मैंने आपको अपने दिल से नहीं निकाला। क्योंकि आपको जब वह वर्मा जी आप शब्द बोल रहे थे तो मुझे यह बात बर्दाश्त नहीं हुई और मैंने उसका विरोध किया और जब विरोध किया तो हाथापाई पर उतर गए, जिसके वजह से मुझे भी यह पहल करना पड़ा। तो बोलती हैं कि वह हमें बोल रहा था, आपको नहीं बोल रहा था। जब हमें बोल रहा तो मैं समझती क्या करना है क्या नहीं करना है। उसके बाद इतना बोल के वह वहां से निकल जाता है। जैसे ही यह बात अनुराधा मैडम सुनती हैं, उनकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं, उनकी आंखें डबडबा जाती हैं।
रुमाल से अपने आंसू को पोंछती हैं और अपने आप को थोड़ी देर के बाद सहज करने की कोशिश करती हैं। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। अभी भी प्रेम सिंह सैनी और जो ऑफिस की नई कलेक्टर साहिबा थी अनुराधा, इन दोनों के बीच ठीक प्रकार से बातचीत नहीं हो पा रहा था। दोनों एक दूसरे से बातचीत करने की कोशिश कर रहे थे, दोनों एक दूसरे से कुछ कहने और सुनने की कोशिश तो कर रहे थे, लेकिन दोनों एक दूसरे से दूरी बना रहे थे। धीरे धीरे समय बीतता जा रहा था। महीने 2 महीने जब बीत जाते हैं, एक दिन मैडम के पास फोन आता है कि उनके ऑफिस में एक कैबिनेट मंत्री विजिट करने वाले हैं। जैसे इस बात की सूचना मिलती है मैडम को, मैडम अपने जितने भी वहां के एम्प्लॉय थे, जो कर्मचारी थे, सबको इस बात की सूचना देती हैं क्योंकि कैबिनेट मंत्री का कल आगमन होने वाला है। तैयारियां जल्द से जल्द पूरी की जाए और सब लोग आइएगा, कोई अपसेट नहीं करेगा और समय से 2 घंटा पहले वहां पर सब लोग पहुंचना है। दूसरे दिन वही होता है। सब लोगों के पहुंचने के बाद मैडम तैयारी का जायजा लेती हैं, बड़े बाबू के साथ इंस्पेक्शन करती हैं। सब कुछ सही तरीके से वहां पर व्यवस्थित हो चुका था। मैडम ने सख्त हिदायत दे रखी थी कि किसी भी प्रकार की कोई भी चूक नहीं होनी चाहिए। सब लोग अपने अपने काम को बड़े ही बेबाकी के साथ वहां पर कर रहे थे। सब लोग समय से पहले वहां पर पहुंच चुके थे, लेकिन इस बीच अगर कोई नहीं आया था तो वह था प्रेम सिंह सैनी। मैडम प्रेम सिंह सैनी को खोजने की कोशिश कर रही थी, ढूंढने की कोशिश कर रही थी, लेकिन प्रेम सिंह सैनी जब उनको नहीं मिला तब वह बड़े बाबू को अपने पास बुलाती हैं और बोलती हैं कि प्रेम सिंह सैनी अभी तक नहीं पहुंचा, आप पता कीजिए कि प्रेम सिंह सैनी कहाँ है। इसके बाद जब बड़े बाबू फोन करते हैं तो उन्हें इस बात की जानकारी मिलती है कि कल रात ही कुछ गुंडों के द्वारा उनको बड़े ही बेरहम तरीके से पीटा गया और पीट के इतना जख्मी कर दिया गया कि जख्मी हालत में वह किसी प्राइवेट हॉस्पिटल के आईसीयू वार्ड में एडमिट है। जैसे ही यह बात मैडम साहिबा सुनती है, अनुराधा सुनती हैं, वह इस बात को लेकर सोच में पड़ जाती हैं और वह समझ जाती है कि हो ना हो यह कहीं ना कहीं वर्मा के गुंडे द्वारा ही ऐसी बुरी घटना को अंजाम दिया गया होगा। वह इस बात को तत्काल समझ जाती हैं और बड़े बाबू से कहती हैं कि ड्राइवर को बुलाइए, जल्द से जल्द गाड़ी लेकर आएं और मुझे अभी तुरंत निकलना पड़ेगा। तब बड़े बाबू सकमगा जाते हैं और वह सोच में पड़ जाते हैं कि आखिरकार राजमंत्री जी का आधे घंटे के बाद आगमन होने वाला है और मैडम बोलती हैं कि मुझे अभी तुरंत हॉस्पिटल के लिए जाना पड़ेगा। तब बड़े बाबू कहते हैं क्योंकि अगर आप मैडम अभी चली जाएंगी तो जब मंत्री जी आएंगे तो वह नाराज हो जाएंगे, मैं किसी अन्य कर्मचारी को वहां पर भेज देता हूं। तब अनुराधा मैडम बोलती हैं कि नहीं, मुझे मंत्री जी से ज्यादा वहां जाना जरूरी है। फिर बड़े बाबू कहते हैं कि नहीं मैडम, अगर आप इधर चली जाएंगी तो मंत्री जी नाराज हो जाएंगे और जब नाराज हो जाएंगे तो वह सबको सुनाएंगे और आपको भी भला बुरा बोलेंगे। तब मैडम बोलती हैं मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे अभी और इसी वक्त जाना है। वह अपने ड्राइवर को बुलाती हैं। उनका ड्राइवर जैसे ही गाड़ी लेकर आता है वह झट से गाड़ी में बैठती हैं और उस हॉस्पिटल की ओर अपने सुरक्षा गार्ड को लेकर वहां से निकल पड़ती हैं। हॉस्पिटल में जैसे ही मैडम साहिबा पहुंचती हैं, क्योंकि लिफ्ट अभी ऊपर गया था, वह लिफ्ट से नहीं जाकर वह सीधा सीढ़ी से जाने की कोशिश करने लगती हैं और मैडम साहिबा के साथ सुरक्षा को जाते देखकर वहां पर जितने भी हॉस्पिटल में डॉक्टर थे, जितने भी वहां पर नर्स थी, जितने भी अन्य कर्मचारी थे, वह सबके सब सोचने लगते हैं कि आखिरकार क्या हो गया है, क्योंकि आमतौर पर ऐसा कम देखा जाता है। तो सब लोग इस सोच में पड़ जाते हैं कि हो ना हो कुछ ना कुछ तो बड़ा हुआ है। सब लोग अलर्ट मोड में आ जाते हैं। सीढ़ियों के रास्ते मैडम जा रही थी, उसके पीछे 4-5 डॉक्टर की टीम भी जाती हैं और सीधा वह आईसीयू वार्ड में पहुंचती हैं। और आईसीयू वार्ड में जब पहुंचती हैं तो वहां पर देखती हैं कि प्रेम सिंह सैनी आईसीयू वार्ड में एक बेड पर अभी भी बेहोश हालत में पड़ा हुआ है। उसके पूरे शरीर पर पट्टी बंधी हुई थी, अभी भी उसको होश नहीं आ रहा था। वह गई, उनकी आंखों से प्रेम सिंह को देख के आंसू आ गया और वह अपने आंसू को छुपाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन छुपा नहीं पा रही थी। अपने आंसू को वहां पर पहुंचती हैं और उसके बाद डॉक्टरों को इस बात के लिए हिदायत देती हैं कि इलाज में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं होनी चाहिए और पूरे अच्छे तरीके से इनका ट्रीटमेंट करना। वह हिदायत देकर, वार्निंग देकर निराश होकर वहां से आती हैं। जब उस हॉस्पिटल में प्रेम सिंह सैनी के पास मौजूद थी, उस बीच कम से कम 100 से 150 कॉल उनके फोन पर आता है। वह किसी का फोन अटेंड नहीं करती, लेकिन जब वह प्रेम सिंह सैनी को देखकर नीचे आती हैं तो लास्ट का कॉल जो होता है वह बड़े बाबू का कॉल होता है। बड़े बाबू का कॉल वह रिसीव करती हैं। तब बड़े बाबू बोलते हैं
कि मैडम कैबिनेट मंत्री तो यहाँ पर आए थे और वह नाराज होकर वहाँ वापस चले गए। वह काफी भला बुरा आपको बोलकर गए हैं। डिपार्टमेंट को काफी खरी खोटी सुना रहे थे। तब मैडम कहती हैं कोई बात नहीं, उनका जो काम करना था वह किए, जो मेरा काम करना था वह मैं कर रही हूँ, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं आ रही हूँ। इसके बाद मैडम अपने काम पर लग जाती हैं। सभी जो कर्मचारी थे ऑफिस के सब लोग अपना काम करने लगते हैं। 7 या 10 दिन बीत जाता है। इस बीच मैडम इतनी व्यस्त होती हैं कि वह प्रेम सिंह सैनी से हॉस्पिटल में जाकर मिल नहीं पाती हैं, लेकिन वह फोन पर इस बात की जानकारी जरूर रखती थी उसके स्वास्थ्य की वर्तमान स्थिति क्या है, डॉक्टर उसके उपचार सही तरीके से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। वह हमेशा अपडेट ले रही थी। अपने किसी भी अन्य कर्मचारी को वहां पर भेज के इस बात की जानकारी भी ले रही थी। 10 दिन के बाद अचानक से जब छुट्टी का समय होता है, वह अपने ड्राइवर को बुलाती हैं और कहती हैं मुझे आज प्रेम सिंह सैनी के घर जाना है। वह अपने ड्राइवर के साथ सुरक्षा गार्ड को बुलाती हैं और सुरक्षा गार्ड को बुलाने के बाद वह प्रेम सिंह सैनी के उस आवास पर पहुंच जाती हैं जहां पर प्रेम सिंह सैनी मौजूद था। वह अपने सुरक्षा गार्ड को अपने ड्राइवर को गेट के बाहर ही रोकती हैं और इसके बाद प्रेम सिंह सैनी के कमरे में इंटर करती हैं। प्रेम सिंह सैनी के पूरे शरीर पर पट्टी लगा हुआ था। बगल में ही एक टेबल होता है। टेबल पर एक जग रखा होता है, गिलास रखा हुआ होता है, कुछ वहां पर दवा की बोतल रखी हुई थी। जैसे ही मैडम अंदर पहुंचती हैं, प्रेम सिंह सैनी को देख के उसके आंखों से आंसू आ जाता है। प्रेम सिंह सैनी के पास जो दवा की शीशी रखी हुई थी, वह दवा की शीशी लेने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके शरीर में वह पावर नहीं था। वह दवा की शीशी को अपने पास लेके उसमें से दवा का गोली निकाल के खा भी पाए। मैडम जैसे ही उसके इस हरकत को देखती हैं, वह तुरंत जग से गिलास में पानी डालती हैं और उस शीशी में जो दवा होती है उस दवा को उसमें डाल के उसके बाद वह गिलास प्रेम सिंह सैनी को ओर बढ़ाती हैं। प्रेम सिंह सैनी मैडम को अपने पास देखता है। वह कहता है कि आपको यहाँ पर आने की क्या जरूरत थी। ऐसे ही आपके और हमारे बीच जो भी चीजें हो रही हैं, इसको लेकर तमाम तरह की अफवाहें ऑफिस में हो रही होंगी। हम तो ठीक हो रहे हैं, धीरे धीरे ठीक हो जाएंगे, आपको आने की जरूरत नहीं थी। तब मैडम बोलती हैं आपको हमारे बीच हमारे मैटर में पड़ने की क्या जरूरत थी। जब वर्मा मुझे गाली दे रहा था, जब वर्मा मुझे बोल रहा था, मुझे अपशब्द बोल रहा था, तो फिर बीच में आपको आने की क्या जरूरत थी। उसका नतीजा यह हुआ कि आपके साथ यह हुआ। हमें इस बात की जानकारी भी हो गई है कि वर्मा के गुंडों के द्वारा ही किया गया है। हमने तत्काल वर्मा को सस्पेंड कर दिया गया और वर्मा के खिलाफ हमने एफआईआर भी किया है। पुलिस अपना इन्वेस्टिगेशन भी शुरू कर रही है और जल्द से जल्द जो भी लोग इसमें शामिल हैं उनको पकड़ा भी जाएगा। आप मेरे बीच में बोले थे तो मेरा हक भी बनता है ना, लेकिन तुम यहाँ पर अकेले क्यों हो, तुम्हारे बीवी बच्चे कहाँ पर हैं। तब प्रेम सिंह सैनी कहता है कि हमारे बीवी बच्चे कहाँ से आएंगे, हमने अभी तक तो शादी ही नहीं की, क्योंकि हमने तलाक तो दे दिया था, लेकिन हम कभी भी आपको अपने दिल से निकाल नहीं पाए थे और मुझे यकीन था कि एक ना एक दिन जरूर आप मेरे पास आएंगी। और मुझे यह भी यकीन था कि हो ना हो अगर कहीं मैं जाऊंगा तो आपके पास जाऊंगा। इसी वजह से मैंने अभी तक शादी नहीं की। लेकिन वह मैडम से कहता है कि आपने क्यों नहीं शादी की। तब अनुराधा मैडम कहती हैं कि मैं भी यह सोच रही थी, हालांकि मेरे पापा तो कह रहे थे कि जल्द से जल्द शादी कर लो, घर गृहस्थी अपना बसा लो, लेकिन मुझे पता था कि मुझे आज नहीं तो कल आप जरूर समझोगे, और वह दिन आज आ भी गया। इस बात पर प्रेम सिंह सैनी रोने लगता है और कहता है कि मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें समझ नहीं पाया। काश मैं उस समय थोड़ा सा विरोध अपने माँ बाप का किया होता तो आज यह दिन मुझे नहीं देखना पड़ता। तब अनुरागा कहती हैं चलो जो हुआ सो हुआ, अब आगे की जो भी लड़ाई होगी हम लोग जीवन में एक साथ लेंगे। और ऐसा कह के दोनों एक दूसरे के गले से लिपटकर रोने लगते हैं। यह एक मार्मिक पल था, एक सुखद पल की अनुभूति। दोनों एक दूसरे के गले से लिपटकर रोने लगते हैं और वहीं से उन दोनों के एक नए जीवन की शुरुआत हो जाती है। यह एक बहुत ही भावुक पल था, एक मार्मिक पल था। दोनों एक दूसरे से बातचीत के दौरान रो रहे थे, दोनों एक दूसरे के आंसू पोंछ रहे थे, साथ बिताए हुए कुछ अच्छे पल को याद करके थोड़ा सा खुश हो रहे थे। दोस्तों, इस पूरी घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं था, किसी का दिल दुखाना नहीं था, बल्कि आप लोगों को जागरूक करना था, आप लोगों को सचेत करना था। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें
ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।